सभी को गुड मॉर्निंग। अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गति। गति में हमें किस हिसाब से इसके क्वेश्चंस करने हैं, कैसे डेफिनेशंस पढ़नी है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, गति किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज की गति होती क्या है ना। जैसे कि हम काफी चीजें समझे तो जैसे गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियां क्या होती हैं, जब चल रही होती हैं तो वो उस समय क्या कर रही होती हैं, उस समय गति कर रही होती हैं। और भी चीजें जैसे हम समझे कि लोगों का चलना वो भी गति में रहता है। और हम कहें तो जैसे कि हवा है, हवा को तो हम देख नहीं सकते है ना, हवा को हम महसूस कर सकते हैं। तो हवा के जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि हवा चलती नहीं है, हवा भी चलती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करने के लिए उसके जो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम घरों में होते हैं तो घरों में क्या होता है, जब सूरज की रोशनी आ रही होती है एक छोटी सी जगह में तो वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे धूल के कण हमें दिखते रहते हैं। तो उसी तरीके से जब हवा चलती है तो हवा के भी धूल के कण क्या होते हैं, वो गति करते रहते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसा नहीं एक ही उदाहरण है इसका, इसके बहुत सारे उदाहरण है जो हम कभी कंप्लीट भी नहीं कर सकते, इतने सारे उदाहरण है। समझ में आ रही बात है? तो गति का मतलब क्या है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु है एक जगह पर एक समय में है और कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद वही वस्तु दूसरी जगह पर है। जैसे कि मैं कहूं मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, वीडियो बनाते समय अभी मैं यहां पर हूं, जो भी टाइम हो रहा है मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर अभी तो मैं यहां पर हूं, लेकिन इसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मैं इस जगह पर तो नहीं होऊंगा ना, मैं उसके बाद कहीं और होऊंगा। तो गति का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो तो वह वस्तु गतिज अवस्था में होती है। कहने का मतलब है कि समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में बदलाव हो, ठीक है ना, एक ही जगह पर ना हो, मतलब उसकी स्थिति में क्या हो, बदलाव हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, गति कह देते हैं। ठीक है, अब गति तो बहुत सी चीजें करती है, मैंने तुम्हें बता ही दिया। गति होती है 2 प्रकार की हमारी, ठीक है, एक होती है समान गति और एक होती है असमान गति। समान गति हम किसे कह सकते हैं? समान गति और असमान गति समझने से पहले एक चीज समझो। जैसे कि मैं यहां पे था, ये एक पॉइंट में ए ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे था और मैं यहां से एक पॉइंट मैंने बी ले लिया ये, और एक पॉइंट मैंने ले लिया सी। ठीक है, ये है 0 किलोमीटर, यह है 10 किलोमीटर और यह है 20 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? अब इसमें जो मैं टाइम लूंगा, मान के चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं इसको। समझ में आई बात? इसको मैं ले लेता हूं 0 आवर, इसको मैं लेता हूं 1 आवर 1 घंटा, और इसको मैं 2 आवर 2 घंटे ले लेता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस टाइम पे कोई मतलब ये क्या है, एक निर्देश बिंदु है। निर्देश बिंदु किसे बोलते हैं? निर्देश बिंदु समझ लो, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु, बात एक ही है। ठीक है, निर्देश बिंदु और मूल बिंदु क्या होता है, देखो अगर मैं कहीं से भी किसी भी जर्नी पर जा रहा हूं, किसी भी जगह पर जा रहा हूं, तो उस जगह पर जाने के लिए मुझे एक ओरिजिन पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, जहां से मैं जा रहा हूं, तभी तो मैं उसकी दूरी बता पाऊंगा। कि अगर भाई मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं तो वहां के लिए मुझे दूरी पता चलने के लिए एक जगह तो पता होनी चाहिए ना, जहां से मैं दूरी शुरू करूंगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे उस बिंदु को हम क्या ले लेते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु समझ लेते हैं। तो मूल बिंदु का क्या होता है, जब हम किसी दूरी को तय कर रहे होते हैं तो उस दूरी को तय करने से पहले जो शुरू का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु हमारा ए है, ए से बी दूरी तक मैं मान के चलो ये गया मैं 20 किलोमीटर, और यहां से यहां तक है ये 10 किलोमीटर दूरी। तो पहले मैं ए से बी के पास गया, बी से फिर सी के पास गया, और सी से फिर मैं बी के पास आ गया। समझ में आ रही बात? लेकिन अब जब समय नहीं हुआ था, उस समय बिल्कुल भी समय नहीं था, मतलब कि मान के चलो जो भी बच रहा था वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि निर्देश बिंदु है। तो उस बिंदु से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा, टाइम तो लगा क्योंकि यहां पर टाइम चेंज हुआ है, और किलोमीटर कितने हैं, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर कवर अप करके मैं यहां तक पहुंचा। मतलब कि अगर मैं इसको कोई वस्तु मानूं, बिंदु ए को कोई वस्तु मानूं, तो वो वस्तु बी पॉइंट तक पहुंच गई। मतलब कि उसने क्या किया, समय के साथ
उसकी स्थिति में बदलाव हुआ ना, क्योंकि एक जगह एक टाइम पर तो वो यहां पर थी और एक टाइम पर समय के साथ बिंदु बी पर आ गई, उसी तरीके से कुछ समय बाद वो सी पर आ जाएगी। तो गति हम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव करती है समय के सापेक्ष, तो उसे हम क्या कह देते हैं? गति कह देते हैं। गति दो प्रकार की होती है, एक होती है समान गति और असमान गति। तो समान गति हम किसे कहते हैं? समान गति तो जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल का मतलब है कि भाई एकदम समान, मतलब क्रमागत, जैसे मैंने कहा 1 आवर 2 आवर 3 आवर, उनके बीच में गैप जो है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो समान गति में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? समान गति कह देते हैं। जैसे कि समान गति को अगर लिखे तो यहां से इसको यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये कितना किलोमीटर है, ये 1 सेकेंड है, मैं सेकेंड ले रहा हूं, ये 2 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है। समझ में आई बात? ये अलग अलग सेकेंड, एक काम करते हैं, इनको मिनट में आगे बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। 4 सेकेंड 5 सेकेंड, ठीक है। देखो इनका टाइम तो समान है, समझ में आ रही बात? कॉमन गैप है, एक का सब में है। अब यहां पर क्या हुआ, कोई गाड़ी चल रही है, कोई कार है, बाइक है, जो भी है, तो वो क्या कर रही है, यहां से उसने स्टार्ट किया और वो यहां से मान के चलो 10 मीटर उसने पहले कवर अप किया, ठीक है। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में भी उसने 10 मीटर ही किया, चलो ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। बट उसके बाद क्या हुआ, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड में उसने कितना कवर अप कर लिया? उसने कर लिया 20 मीटर, 20 मीटर कवर अप कर लिया। समझ में आ रही बात? और यहां से कितना कर लिया उसने, मान के चलो 30 मीटर कवर अप कर लिया। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि इतने कम टाइम में इतने डिस्टेंस कवर अप कर ले, हो भी सकता है, आजकल की जो गाड़ी आ रही है उस हिसाब से हो सकता है। तो यहां पर क्या है, 1 सेकंड से 2 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर अप किया, किसी गाड़ी ने, किसी बाइक ने या किसी कार में। 2 सेकंड से 3 सेकंड में उसने 10 मीटर किया, कोई बात नहीं। 3 सेकंड से 4 सेकंड में उसने 20 मीटर कवर अप किया, मतलब कि 10 मीटर ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसे हम समान गति कहते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज है असमान गति। तो असमान गति क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। असमान गति में क्या होगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि जब कोई वस्तु ये थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, ये 10 मीटर ही रहने दो। एक सेकंड, थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है, दूरी तय करती है मतलब उनकी दूरी क्या रहती है, नियत रहती है, तो वो क्या होती है, हमारी समान गति होती है। असमान गति इसका उल्टा हो जाएगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, असमान गति कह देते हैं। दो चीजें समझ में आई, समान गति और असमान गति क्या होता है और क्या नहीं होता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि दूरी किसे कहते हैं, दूरी क्या होती है और हमारा वेग क्या होता है और चाल, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं गति की दर का मापन। तो गति की दर का मापन, चाल सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम वेग। तो चाल किसे कहते हैं, गति की दर का मापन चाल द्वारा होता है। गति की दर का मतलब है दूरी कितनी हम तय कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। और वो पर सेकंड में, प्रति सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है, उसी को हम क्या कह देते हैं, चाल कह देते हैं। वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई दूरी को समय के साथ भार देकर प्राप्त किया जाता है। मतलब कि अगर हमें किसी भी वस्तु की चाल निकालनी है या कोई गाड़ी अगर चल रही है, तो हम बताते हैं ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है, तो वो हम दर ही निकालते हैं। और वो दर जब निकालते हैं दूरी के सापेक्ष समय को भाग करके, तो वो हमारे क्या होती है, चाल होती है। तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। दूरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जैसे कि मैं यहाँ से 40 किलोमीटर गया तो वो उसकी दूरी हो गई, या फिर यहाँ से तुम लोग स्कूल गए तो स्कूल जितना दूर है वो उसकी दूरी हो गई। समय, टाइम हमें पता ही होता है, टाइम क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, देख भी रहे होगे घड़ी में, तो समय तो हमें पता होता ही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय।
जो ये चाल है, चाल एक अदिश राशि होती है, मतलब कि इसका केवल परिमाण होता है परंतु इसकी दिशा नहीं होती है। चाल हमारी क्या होती है? अदिश राशि होती है। मैं लिख देता हूं, चाल एक अदिश राशि होती है, यह केवल परिमाण रखती है, दिशा नहीं रखती। ठीक है, तो चाल एक अदिश राशि होती है, ये केवल परिमाण रखती है, दिशा नहीं रखती। उसके बाद चाल अगर समान गति में है, कहने का मतलब है अगर चाल समान गति में है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो दूरी है वो समान समय में पूरी हो रही है। कहने का मतलब है अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल से कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, शुरू के मान के चलो मैं अगर कहता हूं कि 30 मिनट्स तक की उसकी क्या है, उसने टोटल डिस्टेंस कवर अप की है। देखो अगर मैं कहूं कि उसने उसकी चाल जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चाल उसकी क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ रही बात? और अगर मैं उसको कहूं कि उसने जो दूरी तय की होगी तो वो दूरी कितनी रही होगी, है ना, दूरी इसने कितनी तय की होगी, दूरी तय की होगी इसने 80 किलोमीटर। और कितना समय कितना लगा होगा इसमें, समय लगा होगा हमें 2 घंटे। समझ में आ रही बात? अगर उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है तो उसकी दूरी 80 किलोमीटर उसने तय की होगी। दूरी जब उसने तय की होगी तो 2 घंटे में की होगी। इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर हम टोटल निकालें इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, मतलब कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर अप किया है उसने। समझ में आ रही बात? 1 घंटे में उसने कितना किया है, 40 किलोमीटर। मतलब कि जो इसकी चाल है वो समय के साथ जो इसने दूरी तय की है वो क्या है, समान है। समय के साथ इस गाड़ी ने जो दूरी तय की है वो क्या है, समान है। इसीलिए यहाँ पर हमारी जो चाल आई वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर ऐसा हो कि जो दूरी है, दूरी समय के साथ असमान तय हो रही हो, जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर 1 घंटे में इसने, ऐसे समझ लो यहां पर कहा, यही लिखते हैं, ठीक है, 1 घंटे में इसने क्या किया, 30 किलोमीटर चलाई। फिर अगले दूसरे घंटे में ये तो पहले का 1 घंटा है, अगले दूसरे घंटे में ये 40 किलोमीटर चला। फिर अगले एक और घंटे में ये कितना चला, 50 किलोमीटर चल गया। समझ में आ रही बात? मतलब कि पहले 1 घंटे में तो 30 किलोमीटर चला, दूसरे 1 घंटे में फिर इसने चेंज कर दिया, 40 किलोमीटर हो गया। फिर एक और अगले घंटे में, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर चला। तो यहां पर समय तो समान है लेकिन इसकी जो दूरी है वो क्या है, असमान है। तो दूरी जब असमान होती है और समय समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। तो असमान गति में जब हम चाल निकालते हैं तो चाल हमारे निकलती है औसत चाल, ठीक है। उस समय हमारी क्या निकलती है, औसत चाल। और औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, मतलब कि कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल हमारी कैसे निकलती है, कुल दूरी बटे कुल समय करके निकलती है। और यहां पर ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है ही, जब समान गति होगी तो उस समय तो हम सीधे सीधे निकाल देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय करके। लेकिन जब असमान गति होगी तो उस समय औसत चाल निकलती है और वो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये एक अदिश राशि होती है, ये केवल परिमाण रखती है, दिशा नहीं रखती। और इसका जो मात्रक आएगा, मात्रक आसानी से निकाल लेंगे हम। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा हमारा, दूरी का क्या होता है, मीटर किलोमीटर, है ना, तो हम मीटर ले लेते हैं। और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में, चाल हम किसे कहते हैं, कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। चाल जो होती है वो गति के दर की मापन होती है।
और जब हम चाल को निकाल रहे होते हैं तो कुल दूरी में से अगर हम समय को भाग कर देंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, चाल निकल कर आ जाएगी। चाल क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, ये केवल परिमाण रखती है परंतु दिशा नहीं रखती है। अगर असमान गति होगी, समान गति होगी तब तो हमारा फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां से निकल जाएगा। लेकिन जब असमान गति होगी तो उस समय हमें औसत चाल निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब एक सवाल इससे रिलेटेड है, इस सवाल को करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे वेग किसे कहते हैं। ठीक है, इसको देख रहे हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे में करें। मतलब कि किसी वस्तु का चाल का मापन करना है हमें, पहले तो मीटर प्रति सेकंड में करना है और फिर किलोमीटर प्रति घंटे में करना है। वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में पूरा करती है। तो पहले हमें क्या क्या पता है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दूरी पता है, दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 40 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लगा है, समय इसने लगाया है 5 घंटे। ठीक है, अब हमें इसकी क्या निकालनी है, सबसे पहले हमें चाल निकालनी पड़ेगी। चाल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई समान गति से गई है कि असमान गति से गई है। देखो 40 किलोमीटर की दूरी को उसने 5 घंटे में तय किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये समान गति से ही गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी हमारी कितनी है 40 और समय कितना है 5, तो कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारी चाल आ गई। चाल हमारी कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। अब ये तो हमारा सीधे सीधे निकल कर आ गया प्रति घंटे में, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे तो बदलने पर जब बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड होते हैं। तो यहां पर 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, 60 गुणा 60 सेकेंड। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, रुको 1 मिनट, ऐसे कर लेते हैं, यहां से थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो कि 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? 1 घंटे में अगर 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो जाहिर सी बात है 60 मिनट में 60 से कर देंगे, 60 सेकेंड हो जाएगा और यहां से हम 1 घंटे का निकल कर आ जाएगा। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? एक चीज और कर लेते हैं, फिर अभी भी कंफ्यूजन है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए। अब अगर मैं कहूं कि 60 मिनट में तो 60 गुणा 60 सेकेंड हो जाएगा। अभी अब 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने हो गए 3600 सेकेंड हो गए। बात तो वही है घूम फिर के। जब हमने इसको चेंज कर दिया है तो यहां से सीधे सीधे कर दो। देखो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो वही चीज 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हमको पता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे चेंज कर दो इसको। तो यहाँ से जब हम चेंज करेंगे क्या आएगा, देखो 8 किलोमीटर है तो सीधे सीधे इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 8 गुणा 1000 हो जाएगा, क्योंकि भाई मीटर में चेंज कर रहे हैं। और बटे घंटे में है तो कितना आएगा हमारा, 1 घंटा है तो 1 गुणा सीधे सीधे हो जाएगा हमारा 3600। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये हो गया 4 टाइम्स में। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नियम 18, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 20/9 मीटर प्रति सेकेंड।
और अगर पॉइंट में लाना चाह रहे हो तो पॉइंट में भी ले आओ। पॉइंट में क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, फिर पॉइंट आएगा 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, फिर 2.22 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई, चाल। तो चाल हमारी इस तरीके से आ गई। एक चाल तो हमारी ये आई है और दूसरी चाल हमारी ये आई है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में कहा था, तो किलोमीटर प्रति घंटे में तो पहले ही निकल के आ गई थी। जब उसे हमें चेंज करना था मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में हमने यहाँ से बदल लिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं वेग क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं वेग क्या है। वेग तो वह राशि जो दोनों पक्षों को व्यक्त करती है। दोनों पक्षों का मतलब है, चाल तो केवल हमें परिमाण दिखाती है ना, दिशा तो नहीं बताती। लेकिन जो वेग है, वेग दिशा और परिमाण दोनों को व्यक्त करता है, दोनों को दिखाता है। और यह एक निश्चित दिशा, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। जाहिर सी बात है भाई, है तो एक तरीके से चाल ही, लेकिन वेग में क्या होता है, दिशा बताता है। समझ में आ रही बात। अगर मैं कहूं कि यहां से एक गाड़ी है, ये बिंदु ए है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। तो यहां से ये बिंदु बी तक गया। अब बिंदु बी तक गया, मान के चलो ये 10 किलोमीटर गया, तो इसने इसकी दिशा बता दी। उसके बाद बिंदु बी से बिंदु सी पर आया। समझ में आ रही बात। बिंदु सी पर आया और बिंदु सी पर यह आया 20 किलोमीटर, और ये वापस बिंदु ए पर चला गया। ठीक है, तो इसमें कुल दूरी तय कितनी हुई है, कुल दूरी तो हमारी सीधे हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब कि 10 प्लस 20 प्लस 10 मतलब कि 40 किलोमीटर। तो टोटल तो 40 किलोमीटर चला है, लेकिन क्या, उसमें तो हमने दूरी लेनी थी, तो हमने यहां पर एक तरीके से दूरी दिखा दी है। ठीक है, चाल में। लेकिन यहां पर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी एक बिंदु से गया, दूसरे बिंदु तक पहुंचा, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक पहुंचा, तीसरे बिंदु से फिर अगर उसी बिंदु पर आ गया, तो इसका वस्तु का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि हम जिस जगह से गए थे उसी जगह पर हम वापस आ गए। इसका मतलब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर विस्थापन भी एक तरीके से वही है कि समय के साथ स्थिति बदलनी चाहिए। ठीक है, समय के साथ अगर स्थिति ना बदल के वापस उसी बिंदु पर हम आ जा रहे हैं, तो उसका विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इसका विस्थापन देखूं तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, 0। और विस्थापन को हम और क्या कहते हैं, विस्थापन को हम सबसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। सबसे न्यूनतम दूरी कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये बनाया, इसको मैं पहले रफ कर दूं, इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर मान के चलो एक ये बनाया, क्या, गोला बनाया। अब इस गोले में इस बिंदु से कोई ए बिंदु है मैं यहां से यहां तक पूरा कितना मीटर का है, ये मान के चलो ये है 400 मीटर का एक सर्कल है ना। ग्राउंड होते हैं, स्टेडियम होते हैं, तो उसमें चक्कर लगाते हैं ना, तो ये 400 मीटर का है मान के चलो। इस 400 मीटर में अगर मैं इसकी सबसे न्यूनतम दूरी देखूं, तो ये इसका क्या होगा, व्यास इसका न्यूनतम दूरी होगी कि नहीं होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है किसी भी वस्तु की तय की गई दूरी की, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये बिंदु ए से यहां बिंदु बी तक, मान के चलो ये बिंदु बी है, इस बिंदु बी तक आया और बिंदु बी तक आने के बाद वापस चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा विस्थापन। और एक चीज कह देंगे हम कि वेग क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कि सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय। इसका अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। विस्थापन ये भी एक तरीके से दूरी है, तो ये भी किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कई बार इन दोनों वेग और चाल के बीच में बताता है समानताएं असमानताएं बताओ। तो असमानताएं क्या क्या है, सबसे पहली चीज तो भाई वो परिमाण बताता है, ये दिशा और परिमाण दोनों बताता है। वह दिशा नहीं दिखाता, निश्चित दिशा नहीं दिखाता, ये निश्चित दिशा में दिखाता है। दूसरा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, वहां पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यह एक सदिश राशि होती है, वह एक
अदिश राशि होती है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके मिल जाएंगे असमानताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुक में देखोगे मिल ही जाएंगे। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो गया। सेम यही चीज इसमें होती है कि अगर हमारी समान गति होती है तो वहां पर दूरी और समय समान अंतराल में होते हैं, परंतु असमान गति होगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, हमारी दूरी तो असमान रहेगी लेकिन समय समान रहता है। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए भी फिर हमें औसत वेग निकालना पड़ेगा, और औसत वेग हमारा क्या आएगा यहां से, औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग आएगा हमारा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे तो वही चीज इसमें होती है जो चीज उसमें होती है। ठीक है, u प्लस वी बटे 2, उसमें कुल समय आता है, इसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटे 2 हो जाता है। और यह एक क्या होती है, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है। वेग समझ में आ गया, उसके बाद इसका एक सवाल कर लेते हैं, फिर वेग को भी खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल है, यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, फिर 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में पूरी करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल निकालनी है बेटा, इसमें औसत चाल निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल तो हमने वेग का लेना था, लेकिन यहाँ पर औसत चाल कह दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, औसत चाल भी निकाल देते हैं। तो यहां पर अगर हम कहें कि ये एक बिंदु ए है, इस बिंदु ए से बिंदु बी पर गए, ठीक है, बिंदु ए से बी तक पहुंचने में टोटल है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर ले लिया भाई हमने। अब इस 20 किलोमीटर को 1 घंटे में पूरा किया तो 1 आवर लग गया हमको भाई। उसी तरीके से बी से सी तक पहुंचने में इसको कितना 1 घंटा ही लगा, लेकिन दूरी अलग हो गई। दूरी कितनी कर दी इसने, 40 किलोमीटर। यहां पर इसकी दूरी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर। तो ये तो चेंजेस है ही है इसमें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम औसत चाल निकालें तो औसत चाल हमारा क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो यहां पर औसत चाल हम किलोमीटर प्रति घंटे में ही निकाल देते हैं। तो यहां से औसत चाल का फॉर्मूला से हमारा क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, लगा कुल समय। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 40 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब कि 60 बटे 2 मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां से हमारी औसत चाल क्या निकली, औसत चाल बराबर कितना आया हमारा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि पहले अगर हम औसत निकालें 2 घंटों का, तो 2 घंटों में कि भैया वो 2 घंटों में किस स्पीड से चल रहा होगा, किस चाल से चल रहा होगा, तो वहां पर हमने क्या कह दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही होगी। हमारा वेग भी कंप्लीट हो गया, चाल भी खत्म हो गया, दूरी तुम्हें समझा दिया, विस्थापन तुम्हें समझा दिया। अब इसमें रह गया है त्वरण, फिर हमारे ग्राफ रह गए हैं। ग्राफ के बाद गति के 3 नियम हैं, वो 3 नियम रह गए हैं जिन्हें हम एक तो ग्राफ से करेंगे और दूसरा हम गणितीय रूप से करेंगे। फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इस पार्ट में हो जाएगा तो इस पार्ट में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम बना लेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं त्वरण। वेग भी हो गया हमारा, विस्थापन भी हो गया और चाल भी हो गई। बाकी गति क्या है उसके बारे में भी मैंने समझा दिया। ये टॉपिक क्लियर करने के बाद इसकी नेक्स्ट पार्ट सेकंड करेंगे, उसमें हम इसके ग्राफीय मतलब जो इसका ग्राफ है, एक तो समय का और दूरी के साथ है, फिर दूसरा हमारा वेग का समय के साथ है, फिर त्वरण का भी है। ठीक है, उसके बाद गति के 3 नियम बचते हैं, वो 3 नियम भी हम ग्राफ के रूप में और एक गणितीय रूप में दोनों में कर लेंगे। दूसरे वीडियो में कवर अप हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, गति पढ़ी, गति के बाद हमने वेग पढ़ा, गति के बाद हमने चाल पढ़ी, चाल के बाद वेग। अब आ गए हम त्वरण में। तो त्वरण क्या होता है,
त्वरण एक तरीके से हम इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन से हमें क्या समझ में आता है? एसेलरेट। अगर हम कोई गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो वहां पर हम एसेलरेट करते हैं, उसको क्या करते हैं? एसेलरेट करते हैं। तो वही चीज है ये, ठीक है। असमान गति, असमान गति का मतलब अभी समझाया था, फिर से बता देता हूं। असमान गति वो गति होती है जो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, ठीक है। तो असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग बढ़ रहा है, मतलब कि जो स्पीड वेग है वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है हमारी? बढ़ रही है, तो वो क्या होता है? त्वरण होता है। जैसे कि हम बाइक चला रहे होते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर हम चला रहे हैं तो हमें उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड ज्यादा देंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तभी तो उसका वेग बढ़ेगा ना। और वेग बढ़ेगा तो वहां पर त्वरण होगा। वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर को, जाहिर सी बात है भाई, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहे हो और अगर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ तो उसी को हम क्या बोल देंगे? त्वरण कह देंगे। तो वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। अब एक चीज और है कि जो त्वरण है, त्वरण को हम धनात्मक कब लेंगे और ऋणात्मक कब लेंगे? तो त्वरण को धनात्मक हम तब लेते हैं जब त्वरण वेग की दिशा में हो। कहने का मतलब है अगर मैं बाइक चला रहा हूं तो बाइक की अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो त्वरण वेग की दिशा में चल रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, बाइक चल रही है और मैं क्या कर दूं, उसमें ब्रेक लगाऊं, तो ब्रेक लगाऊंगा तो वहां पर भी तो त्वरण होगा, लेकिन वो वेग की विपरीत दिशा में होगा। वेग की विपरीत दिशा में जो हम त्वरण मानते हैं उसको हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वैसे हम बोले तो वेग की दिशा में अगर त्वरण बन रहा है तो उसको तो हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी विपरीत दिशा में कर रहे हैं, जिस दिशा में वेग जा रहा है, तो वो क्या होता है? रिटार्डेशन होता है, ठीक है, या डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन मतलब कि यहां फॉर्मूला बनता है हमारा v माइनस यू बटे टी। अगर हम कहें कि प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v हो तो t समय में त्वरण क्या हो जाएगा? जो अभी मैंने यहां पे लिखा, मैं यहां लिख देता हूं, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बटे टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, समझ में आ रही है बात? a बराबर b माइनस यू बटे टी, और त्वरण हमारा यहां से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा? वेग में परिवर्तन v माइनस यू, मतलब ये तो वही रहेगा हमारा वेग, मतलब कि मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा a बराबर v माइनस यू बटे टी है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बचेगा। कोई बात नहीं, यहां पर हमारा क्या होता है? वेग होता है, और वेग का मतलब क्या हुआ है? यहां पर हमारा वेग का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, और एक सेकंड पहले से ही है नीचे, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि एक ये है, एक है ऊपर जाके, एक मिनट, दोनों ऊपर जाके सेम हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी ना, मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, और यही चीज यहां पर हमारी त्वरण की निकल कर आ जाएगी। समझ में आई बात? वेग के साथ है तो भाई इसकी भी दिशा, और ये जाहिर सी बात है परिमाण दोनों देगा। इसका एक सवाल है, सवाल कर लेते हैं, फिर इस पार्ट को खत्म करते हैं। कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देती है। मतलब कि पहली बात तो यहां पर एक चीज समझो कि जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है, और वेग परिवर्तित हो रहा है, उससे पहले अगर हम गति देखें तो गति भी असमान है। क्यों है? क्योंकि पहले तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वेग से जा रहा है, फिर उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से जा रहा है। मतलब कि समय तो समान है, परंतु इसकी जो दूरी है वो क्या है? वो असमान है, ठीक है। 5 सेकंड में बढ़ा देता है, मतलब कि 40 से 60 किलोमीटर कर देता है। तो समय तो हमें 5 सेकंड पता चल गया। प्रारंभिक वेग हमारा 40 किलोमीटर हो गया, अंतिम वेग हमारा 60 किलोमीटर हो गया। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा प्रारंभिक वेग जिसे हम u से दिखाते हैं वो है हमारा 40 किलोमीटर
प्रति घंटा, और अंतिम वेग जो है हमारा, अंतिम वेग है v जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर अगर हम निकालें समय t, तो ये है हमारा 5 सेकेंड। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पता है a इज इक्वल्स टू क्या होता है, b माइनस यू बटे टी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v हमारा कितना है 60, ये है 40, और बटे टाइम कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा a बराबर 20/5, और ये कैंसिल होगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि सॉरी किलोमीटर होगा ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। इसको हम करेंगे a बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, सॉरी का त्वरण इसमें और बढ़ा दिया। 4 किलोमीटर प्रति घंटे का त्वरण और इसमें बढ़ गया, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी जो वेग था वो 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो उसका परिमाण हमने बता दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये हमारा त्वरण खत्म हो गया। बाकी पार्ट सेकंड लेके आऊंगा मैं, उसमें हम इसके आगे का करेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 8। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।